हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रिप पे घटी कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। इन दोनों घटनाओं में से जो दूसरी घटना है वो मेरी फेवरेट है, तो आप लोग उसे ज़रूर सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। इस घटना का नाम है हु इज शी। जब मैं 17 साल का था तो अपने दोस्त के साथ यूनाइटेड स्टेट यूनियन सेमेट्री में रात में घूमने चला जाता था। हमारे घर से वो काफ़ी दूर था, तो हम सब अपनी कार में साथ में जाते थे। इस वक्त मेरी एज 27 साल की है। आज तक मैं वो घटना भूल नहीं पाया। रियो को भी वो घटना आज तक याद है। रियो मेरा कज़न है। मेरा नाम पैट्रू है। हम कॉलेज स्टूडेंट थे। रियो की एज 20 साल की थी और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। एक बार हम रात में बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे। रियो के पास उसके डैड की कार थी जो कि काफ़ी पुरानी थी। वो अब उस कार को नहीं चलाते थे। यूनियन सेमेट्री हमारे घर से करीब 15 माइल की दूरी पर था। वहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा शांत था और जंगलों से होते हुए जाता था। वो अपने आप में एक बहुत ही अलग रास्ता था क्योंकि वो बड़े बड़े हिल्स के बीच में से होके जाता था। यूनियन सेमेट्री के 3 किलोमीटर बाद एक सुपर मार्केट पड़ता था। हम वहीं पर कभी कभी चले जाया करते थे। हम ज़्यादातर 4 लोग जाते थे, लेकिन इस बार बस मैं और रियो ही थे। वो रोड जिस पर हम लोग चल रहे थे वो काफ़ी शांत रोड थी और लंबी भी। वो करीब 10 किलोमीटर तक सीधा हाईवे था। वो हाईवे इतना बड़ा था कि हमारे कार जैसी 6 कार एक साथ चल सकें। लेकिन रात में उस एरिया में बहुत कम लोग जाते थे। वो रात में उतना बिजी हाईवे नहीं था जितना कि दिन के वक्त होता था। हम जब उस हाईवे पर पहुंचे तो रात के करीब 10 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। शायद हल्की बारिश भी होने वाली थी और मौसम थोड़ा ख़राब था। हम दोनों गाना सुनते हुए जा रहे थे। रियो कार चलाते टाइम बात बहुत कम करता है और बस गाना सुनते हुए ही ड्राइव करता है। मैं उस टाइम वीट पी रहा था। मौसम काफ़ी अच्छा था और रोड पर अंधेरा भी था। हमको बस सामने उतनी ही रोड दिखाई दे रही थी जितनी रोशनी हमारी कार की लाइट से हो रही थी। करीब 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद रियो को कोई दिखा। उसने देखा कि रेड ड्रेस में एक लड़की थी जिसने अपने हाथ में ब्लू कलर का अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था और वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी। हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई थी और अंधेरा और ज़्यादा होता जा रहा था। उसको देखते ही रियो के दिमाग में और मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि इतनी सुनसान रोड पर आखिर वो लड़की अकेले यहाँ कर क्या रही थी। ये देख के ही हम दोनों को बहुत ही अजीब लगा। मैंने रियो से बोला कि गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है कोई चोरों का गैंग हो जिसको हमारी कार छीननी हो। रियो ने कुछ भी नहीं बोला और वो बस उस लड़की को देख रहा था। वो कार को उस लड़की के आगे लेके चला गया और नहीं रुका। करीब 200 यार्ड के बाद उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और बोला कि हो सकता है उसको सच में हमारी ज़रूरत हो। हमको एक बार चल के उससे बात करनी चाहिए। अगर कोई खतरा लगा तो हम कार को भगा लेंगे। पहले मैं थोड़ा हिचकिचाया और उसके बाद बोला, ठीक है। रियो ने कार को दोबारा घुमाया और 200 यार्ड पीछे लेके गया और हमने जिस जगह उस लड़की को देखा था अब वो वहाँ पर नहीं थी। वो वहाँ से गायब हो गई थी। बारिश थोड़ी और तेज़ हो गई थी और हम 2 मिनट तक वहीं खड़े रहे। हमको वो नहीं मिल रही थी। रियो ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को घुमाया। जैसे ही रियो ने गाड़ी घुमाई वो लड़की अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई। रियो ने तुरंत उसको देखते ही ब्रेक लगा दी। वो लड़की जहाँ खड़ी थी उससे हमारी गाड़ी का बोनट करीब 3 से 4 इंच की दूरी पर था। रियो ने सही टाइम पर ब्रेक लगा दिया था, वरना बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन जब हमने अपनी गाड़ी के अंदर से उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा भी एक्सीडेंट का डर नहीं था। उसके चेहरे को देख के साफ साफ लग रहा था कि उसको पता था कि गाड़ी सही टाइम पर रुक जाएगी और उसको कुछ भी नहीं होगा। वो आगे से घूम के रियो के दरवाजे के पास आई और कार के शीशे पर नॉक किया। उसने हमसे आते ही बोला और पूछा,
कि आप क्या मुझको यूनियन सेमेट्री के आगे वाले बस स्टॉप पर छोड़ सकते हैं। वो जब ऐसे बोली तो मैं उसकी आंखों को ही देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत डरावनी लग रही थी, और वो ये बोलते वक्त बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। फिर रियो ने उससे पूछा कि आप इस वक्त इस सुनसान रोड पर अकेले क्या कर रही हैं। तब उसने बताया कि मैं अपने घर जा रही थी और अचानक से मेरी कार खराब हो गई। मेरे घर पर मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। जब उसने ये बात बोली तो मैंने सबसे पहले रोड पर देखा। वहाँ पर कोई भी कार हमें नहीं दिख रही थी या कोई ऐसी चीज़ जिससे लगे कि वो लड़की वहाँ पर आई हो। जब मैंने उससे पूछा कि आपकी कार यहाँ नहीं दिख रही है, तब उसने मेरी बात को सुनते हुए बोला कि उसकी कार हाईवे के शुरू होने से 2 ब्लॉक पहले ही खराब हो गई थी। और तभी उसको एक बुज़ुर्ग आदमी दिखा जिसने उसको हाईवे की स्टार्टिंग तक लिफ्ट दे दी थी, और उसके बाद वो आदमी सिटी की तरफ मुड़ गया था और मैं वहाँ से पैदल आ रही हूँ। उसने जब ऐसा बोला तो मैं और रियो एक दूसरे की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगे। तभी उस लड़की ने बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जब उसने ऐसा बोला तो रियो ने उसको कार में बैठने के लिए बोला। उस लड़की की उम्र करीब 20 से 21 साल की होगी, और जब वो कार में बैठ रही थी तो उसके बाल पूरे भीगे हुए थे और उसके पैरों पर मट्टी लगी हुई थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि पूरे हाईवे पर कहीं भी रोड खराब नहीं है तो उसके पैरों में आखिर मट्टी लगी कैसे, और छाता होने के बावजूद भी उसके बाल गीले कैसे हो गए। तभी रियो ने उसको मेरा और अपना नाम बताया, और उस लड़की ने भी अपना नाम बताया। उसने अपना नाम जेसिका रिचवे बताया। उसके नाम बताते ही मैंने उससे पूछा कि इतने रात में आप कहाँ से आ रही हैं। तो उसने बताया कि मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। उसके इतना बोलने के बाद करीब 10 मिनट तक कार में कोई कुछ भी नहीं बोला। रियो चुपचाप गाड़ी चला रहा था और कार में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। रियो बार बार बैक मिरर से उस लड़की को देख रहा था, और जितनी बार रियो उस लड़की को देख रहा था वो लड़की भी बैक मिरर में रियो को देख के मुस्कुरा रही थी। उस लड़की का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई रोबोट हो जो बस उतना ही जवाब दे रही थी जितना उससे पूछा जा रहा था। वो चुपचाप बस पीछे बैठे हुए मुस्कुरा रही थी। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो हाईवे ख़त्म होने वाला था, और उस लड़की को जिस बस स्टॉप पर जाना था हम वहाँ से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। तभी उसने रियो को कार रोकने के लिए बोला। उसने जहाँ पर कार को रुकवाया था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा जंगलों से घिरा हुआ था और थोड़ा बहुत रास्ता खराब भी था। वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जहाँ पर उसने हमको कार रोकने के लिए बोला था वहाँ पर जंगलों के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि इससे पहले हमने उस जगह कोई भी घर नहीं देखा था। हालांकि हम यहाँ से बहुत बार गुजर चुके थे, लेकिन रात के वक्त वो घर शायद ही किसी को नज़र आए, वो इतना अंदर बना हुआ था। उसने हमसे बोला कि वो उसकी एक दोस्त का घर है। उसने उसको अपना एक बैग रखने के लिए दिया है, और अगर हम यहाँ पर कुछ देर तक उसका इंतज़ार करें तो वो अपनी दोस्त से 5 मिनट में अपना बैग लेके वापस आ जाएगी। इस बात पर रियो को उसके ऊपर हल्का सा शक हुआ और उसने बोला कि इतनी सुनसान जंगल में आखिर कोई क्यों ही रहेगा, तुम हमसे क्या चाहती हो। रियो के इतना बोलते ही वो लड़की कार से उतर गई और जाने लगी। जैसे ही रियो ने उसको आवाज़ दी उसने पीछे घूमकर बोला 5 मिनट। इतना बोल के वो लड़की जंगलों के अंदर उस घर में चली गई। बारिश भी रुक चुकी थी और उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। हमको उस जगह पर खड़े हुए करीब 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और उसका कोई भी पता नहीं था। मैंने रियो से वहाँ से चलने के लिए बोला। तभी रियो ने मुझको बोला कि हम कुछ देर और यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, अगर वो नहीं आई तो हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमको भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। 10 मिनट और बीत चुके थे और वो लड़की नहीं आई थी। रियो ने कार को स्टार्ट किया और हम दोनों वहाँ से चले गए। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम उस स्टोर पर पहुँच गए जहाँ हमको जाना था। वहाँ से हमने कुछ सामान लिया और बगल में एक 24/7 रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने डिनर किया। उसके बाद हम वापस लौट रहे थे।
हमने जहाँ पर अपनी कार पार्क की थी वहीं से कुछ दूर दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने हमको तुरंत रोका और हमसे पूछताछ करने लगे। उन्होंने तुरंत रियो का लाइसेंस भी चेक किया जो कि एकदम वैलिड था, और हमारी गाड़ी के सारे पेपर भी पूरे थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमको जाने के लिए बोला। हम जैसे ही वहाँ से जाने लगे, उनमें से एक पुलिस वाले ने हमको दोबारा रोका और एक लड़की की फ़ोटो दिखाई, और उसने हमसे पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो या तुमने इसको कहीं पर देखा है। वो फ़ोटो किसी और की नहीं, उसी लड़की की थी जो हमारी कार में बैठी हुई थी। जब हमने पुलिस वालों से उस लड़की का नाम पूछा तो पुलिस वालों ने हमको उसका नाम जेसिका रिचवे बताया। उन्होंने हमको ये बताया कि ये लड़की करीब 10 दिन पहले से लापता है। उन पुलिस वालों ने हमको ये भी बताया कि वो रात में अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रही थी और वो अपने घर नहीं पहुंची। उन पुलिस वालों के फ़ोटो दिखाते ही मैं और रियो दोनों लोग शॉक हो गए थे, और हमने तुरंत पुलिस वालों को वो बात बताई कि अभी कुछ देर पहले ये लड़की हमारे साथ ही थी। जहाँ पर हमने उस लड़की को आखिरी बार देखा था, हम उन पुलिस वालों को उस जगह पे लेके गए और हमने उनको वो घर भी दिखाया जिसके अंदर वो लड़की हमारे सामने गई थी। उन पुलिस वालों ने भी उस घर को देख के यही बोला कि आज से पहले उन्होंने कभी इस जगह ऐसे किसी भी घर को नहीं देखा था। वो दोनों पुलिस वाले हम दोनों के साथ उस घर के अंदर गए और हमने जो देखा उसको देख के हमारी हालत ख़राब हो गई। उस घर के अंदर कुर्सी पर वो लड़की बंधी हुई थी, लेकिन वो मर चुकी थी। उसके शरीर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो करीब 4 या 5 दिन से वहीं पर बंधी हुई है और उसको बहुत ही ज़्यादा मारा गया है। वो घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा पुराना और ख़राब लग रहा था। उस लड़की की लाश आधी सड़ चुकी थी। हमने पुलिस वालों को ये भी बताया कि ये लड़की करीब 1 घंटे पहले हमारे साथ थी और हमने इसको लिफ्ट दी थी। उन्होंने हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और हम दोनों को अरेस्ट करके जेल लेके चले गए, क्योंकि हम ही दोनों वो थे जिन्होंने उनको उस लोकेशन के बारे में बताया था और किसी को भी उस लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मेरी एज कम थी तो उन्होंने मेरे माता पिता को बुलाया और मुझको घर भेज दिया, और करीब 1 महीने के बाद उन्होंने रियो को भी छोड़ दिया, क्योंकि रियो के वकील की वजह से वो जेल से बाहर निकल पाया। रियो के बाहर आने के कुछ महीने बाद पुलिस वालों को उन आदमियों का पता चल गया जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था और उसके बाद मारा था, और उस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन मेरी और रियो की बात पर अभी तक किसी ने भी भरोसा नहीं किया था। हम दोनों ये बात जानते थे कि वो लड़की मरने के बाद हमारे पास आई थी ताकि हमको उसके शरीर का पता चल सके, और मैं और रियो जब भी मिलते हैं उस घटना के बारे में अक्सर बात किया करते हैं। लेकिन आज तक सबको यही लगता है कि हम झूठ बोल रहे थे और कोई राज है जो हमने सबसे छुपाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आज भी कभी कभी वो लड़की मुझे मेरे सपनों में दिखाई देती है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। मेरा नाम सेल्विया है और मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपने कज़न्स के साथ एक कैंपिंग ट्रिप प्लान की, जो कि हमारे प्लान के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली थी, क्योंकि हमारे भाई बहन बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिलने वाले थे। वैसे तो हम ज़्यादातर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी हमारी कॉल पर बात हो जाती थी। मेरी उम्र 26 साल की थी और मेरा भाई एडम और बहन सोफिया, वो दोनों मेरे से 2 साल छोटे थे। मेरे कज़न का नाम रिचर्ड था और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था लीज़ा। लीज़ा को हमेशा से कुछ दिक्कत थी। वो हमेशा शांत और अकेले रहती थी। वो अपने मन में ही किसी से बात करती रहती थी। मेरे पास मेरे दादाजी की एक कार थी। मैंने मम्मी पापा से परमिशन लेके उस कार को ले लिया और अपने दोनों भाई बहनों को बिठा के रिचर्ड और लीज़ा को पिकअप करने के लिए चली गई। हम लोग 5 लोग कार में थे, मैं, लीज़ा, रिचर्ड और मेरे छोटे भाई बहन। हम शिकागो के साउथ साइड में कैंपिंग एरिया की तरफ जा रहे थे।
दिसंबर का वक्त था और वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शांत होता है। हम सबको हल्की फुल्की ठंड भी लग रही थी। हम लोग सुबह के टाइम अपने घर से निकल गए थे। रास्ता काफ़ी अच्छा था और दृश्य भी काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे थे। समंदर, बड़े बड़े पेड़ और अच्छे पुराने घर जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हमारा पूरा दिन कार में काफ़ी अच्छा गया। घूमते घूमते हमें शाम के करीब 7 बज चुके थे और हम जहाँ पर कैंपिंग साइट पर जा रहे थे वहाँ के रास्ते में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और आगे का रास्ता बंद था, जिसकी वजह से हम कैंप साइट पर नहीं जा पा रहे थे। हम सबका मूड बहुत ख़राब हो गया और हम सब काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। तभी मैंने लीज़ा को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने लीज़ा से पूछा कि लीज़ा, तुम ठीक हो ना? उसने मेरी तरफ देखा और बस अपना सर हिलाया और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी मैंने रिचर्ड से पूछा कि लीज़ा को क्या हुआ। उसने बताया कि ये अभी भी वैसी ही है, शांत और अपने में ही रहती है। उस वक्त शाम के करीब 7 बज रहे थे और रोड को क्लियर होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मेरी कार में फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। हमने जब वहाँ पर पता किया तो हमें ये पता चला कि वहीं से राइट में एक रोड गई है। वो रोड क्रॉस करने के बाद एक गैस स्टेशन पड़ता है और वहीं से कैंपिंग साइट पर जाने के लिए एक शॉर्टकट भी है। लेकिन रात में उस रोड पर जाना सख्त मना है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं और वहाँ की रोड भी कुछ ठीक नहीं है और वो रास्ता जंगलों के बीच से होते हुए जाता है। हमको जल्द से जल्द कैंप साइट पर पहुँचना था। हम वहाँ पर 2 घंटे तक रुक के इंतज़ार नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने और रिचर्ड ने काफ़ी बहस करने के बाद उस रोड पर जाने की सोची। लेकिन हमने उस रोड पर जाने से पहले ये सोच लिया था कि हम कार को कहीं भी नहीं रोकेंगे और कार का कोई भी शीशा नीचे नहीं करेंगे। हमारी कार में बस 10 किलोमीटर तक जाने का ही फ्यूल बचा था और दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दूसरा रास्ता करीब 4 किलोमीटर लंबा था और उसके बाद गैस स्टेशन पड़ जाता। हम उस रास्ते पर चले गए और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। हम जैसे ही उस रास्ते के अंदर गए हमें थोड़ी और ठंड लगने लगी। उस वक्त उस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और बहुत बड़े बड़े पेड़ जो कि रोड के दोनों तरफ थे। रोड उतनी ख़राब नहीं थी जितना कि हमने सुनी थी। कुछ अंदर जाने के बाद हमको वहाँ पर 2 रास्ते मिले और उन दोनों रास्तों में अंधेरा था। हम करीब 1 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमको अंदर आके यहाँ पर 2 रास्ते मिलेंगे। इस वजह से हम लोगों को गाड़ी को रोकना पड़ा। उन दोनों रास्तों की शुरुआत पे एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि बहुत ही पुराना था और उस पे मिट्टी लगी हुई थी। हम उस बोर्ड को ठीक से पढ़ तक नहीं पा रहे थे, वो काफ़ी गंदा बोर्ड था। तभी रिचर्ड ने बोला कि हमको नीचे उतर के उस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आखिर उस पे लिखा क्या है। मैंने रिचर्ड को कार से उतरने के लिए मना किया और उससे बोला कि हमें वापस घूम जाना चाहिए। सच बताऊं तो मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे अपने छोटे भाई बहनों की चिंता भी हो रही थी। मैं और रिचर्ड इसी बात पर बहस कर रहे थे और तभी लीज़ा ने बोला कि उसको जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि जब से हम लीज़ा से मिले हैं उसने ये दूसरा शब्द बोला था। पता नहीं क्यों, लेकिन रिचर्ड उसकी बात सुन के नीचे उतर गया। जब रिचर्ड कार से नीचे उतरा तभी लीज़ा ने बोला कि हमको लेफ़्ट साइड जाना है। उसने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और रिचर्ड को देख रही थी। मुझे बस ये डर लग रहा था कि कोई उस वक्त जंगली जानवर ना आ जाए। रिचर्ड ने जैसे ही बोर्ड को साफ़ किया तो उसमें लेफ़्ट साइड जाने के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे क्योंकि राइट में आगे जाके रोड ख़त्म हो चुकी थी। रिचर्ड के कार के अंदर आते ही मैंने लीज़ा से पूछा कि तुमको कैसे पता कि हमें लेफ़्ट जाना है। वो फिर से कुछ नहीं बोली और शांत थी। फिर हम उसी रास्ते पर जाने लगे। करीब 1 किलोमीटर बाद हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पहले तो हमको लगा कि शायद हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बैक साइड के राइट वाला टायर पंचर हो गया है। सच बताऊं तो मुझको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था।
फिर रिचर्ड ने बोला कि हम सबको नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि उसको गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ेगा। हम जहाँ पर थे वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। हम सबको नीचे उतरना पड़ा और रिचर्ड टायर चेंज कर रहा था। मैंने सबको बोल रखा था कि कार से उतरने के बाद सब साथ में ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सब कार से उतर गए और रिचर्ड कार का टायर बदलने लगा। सब साथ में ही थे। तभी मेरे छोटे भाई एडम ने बोला कि उसको टॉयलेट जाना है। मैंने उसको पास में ही जाने को बोला। एडम ने बोला कि उसको डर लग रहा है, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। उसके साथ जाने से पहले मैंने सोफिया को बोला कि तुम और लीज़ा दोनों लोग साथ में ही रहना, कार से दूर कहीं मत जाना। मैं और एडम जब थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि पेड़ के पास कोई परछाई खड़ी होकर हमें देख रही है। हमने उसको देखा और वो हमारी तरफ ही देख रही थी। उसकी कोई आंखें नहीं थी, वो बस एक बड़ी सी परछाई की आकृति बनी हुई थी। पहले हमें लगा कि शायद वो किसी पेड़ की परछाई है, लेकिन अंधेरे में हमें कोई परछाई कैसे दिख सकती है। फिर वो हल्की सी हिली और जैसे ही उसमें हल्का सा मूवमेंट हुआ, हम लोग भागते हुए अपनी कार की तरफ आए। हम लोगों ने ये बात तुरंत रिचर्ड को बताई और सबसे गाड़ी के अंदर बैठने को बोला, लेकिन वहाँ से लीज़ा गायब थी। मैंने सोफिया से पूछा कि लीज़ा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो हमारे जाते वक्त हमारे पीछे ही आई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, तो मैंने तुरंत सोफिया और एडम को कार के अंदर बैठाया और मैं और रिचर्ड लीज़ा को ढूंढने लगे। वो नहीं मिल रही थी। तभी उस बड़े से पेड़ के पास जहाँ पर मैंने और एडम ने उस परछाई को देखा था, लीज़ा वहीं पर खड़े होके उस परछाई की तरफ देख रही थी। जब तक मैं लीज़ा के पास पहुंची, वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने लीज़ा से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमको यहाँ से चलना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं बोला, वो बस जंगल के अंदर देख रही थी। मैं चिल्ला के रिचर्ड को बुलाने लगी। जैसे ही मैंने रिचर्ड को बुलाया, लीज़ा ने मुझसे बोला कि वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमें आराम से इस जंगल से जाने देंगे। मैं उसी वक्त शांत हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्या बोल रही हो तुम। तब लीज़ा ने बोला कि मैं उन परछाइयों से बात कर सकती हूँ जो वहाँ पर पेड़ के पीछे खड़े हैं। मुझको कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन लीज़ा के हिसाब से वो उसको साफ साफ नज़र आ रहे थे। तभी भागते हुए रिचर्ड आ गया और उसने हमसे चलने को बोला। लीज़ा अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी। रिचर्ड ने तुरंत लीज़ा को गोद में उठाया और हम सब भागते हुए कार के अंदर गए। रिचर्ड ने तुरंत कार स्टार्ट की और जैसे कार की लाइट सामने रोड पर पड़ी, हमने देखा कि 3 लंबी लंबी परछाइयाँ हमारी कार के सामने खड़ी हैं। हम सब उनको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो बस काली काली परछाइयाँ थीं जो रोड पर खड़ी होके हमें देख रही थीं। हमें उनकी आंख तक नहीं दिख रही थी। तभी लीज़ा ने फिर से बोला कि वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे, हमें चुपचाप यहाँ से चलना चाहिए। रिचर्ड थोड़ा डर गया था, इसलिए उसने तुरंत कार को स्टार्ट किया और उन परछाइयों की तरफ कार को धीरे धीरे ले जाने लगा। वो परछाइयाँ हमें ही देख रही थीं और कुछ देर बाद हम उन परछाइयों के बगल से ही निकले। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया और जैसे ही हम उन परछाइयों के आगे निकले, रिचर्ड ने कार की स्पीड तेज़ कर ली। जैसे ही हम उन परछाइयों को पार करके निकले, मैंने पीछे मुड़ के देखा। वो परछाइयाँ वहीं खड़ी थीं और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। फिर उस जगह से रिचर्ड अपनी कार को तेज़ी में भगा रहा था। हम करीब 30 मिनट तक कार को लगातार चलाते रहे और उसके बाद उस जंगल से बाहर निकल गए। उस जंगल से थोड़ा बाहर आते ही एक पेट्रोल पंप मिला, जहाँ पर हमने जाके अपनी कार खड़ी कर दी। हमारी कार में बस 5 किलोमीटर जाने का फ्यूल बचा था। तभी पेट्रोल पंप पे खड़े कुछ लोगों ने हम सबको देखा। हम सब काफ़ी ज़्यादा हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे साथ क्या हुआ। तब हमने उन परछाइयों के बारे में सबको बताया। उन सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास भी किया, इसलिए उन्होंने बताया कि रात में उस रास्ते से जाना मना है। ताजुब की बात तो ये थी कि लीज़ा उन सब से बात कर रही थी। कैसे? कुछ भी नहीं पता। मैंने इस बारे में रिचर्ड से बात की, तब उसने बताया कि हमेशा से लीज़ा अकेले ही रहती थी और शांत रहती थी। वो अकेले में अपने आप से बात करती थी। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी को उसकी बीमारी के बारे में कोई पता नहीं चला। तभी एक डॉक्टर ने बोला कि लीज़ा
मरे हुए लोगों से और ऐसे लोगों से बात करती है जिनको नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लीज़ा एबनॉर्मल है, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसा उसके साथ अक्सर होता रहता है, लेकिन ऐसा उसके साथ क्यों होता है, इस चीज़ का किसी को आज तक पता नहीं चला और अब हम ये सब जानना भी नहीं चाहते। तो ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।